सभी लोग एक कयामत सर्वाइवल गेम में पहुंचा दिए गए। वे सभी सुपर पावर के लिए पागल होकर लड़ने लगे। मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड पैसे चुने। सभी लोग मुझ पर हंसे, बोले कि मैं बेवकूफ हूं। उन्होंने कहा कि कयामत में पैसे की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि असली खतरा जॉम्बीज नहीं है। तुम्हें असली डर उन लोगों से होना चाहिए जिनके पास सुपर पावर है। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन आया, मैं और 300 अन्य खिलाड़ी सीधे गेम में डाल दिए गए। सिस्टम ने समझाया कि असल दुनिया में हम सब मर चुके थे। अगर हमें जिंदगी का दूसरा मौका चाहिए था तो इस कयामत गेम में आखिरी तक जिंदा रहना होगा। फिर वह हिस्सा आया जब हमें अपनी शुरुआती चीजें चुननी थीं और हमने जल्दी से शेल्फ पर क्या क्या है देख लिया। लगभग हर तरह की सुपर पावर वहां थी। बाकी खिलाड़ी पागलों की तरह उन्हें लूटने के लिए दौड़ रहे थे। मैंने सीधे लिस्ट के आखिरी पेज पर स्क्रॉल किया। सबसे नीचे एक सोने का सिक्का था जिस पर असीमित संपत्ति लिखा था। बिना एक पल गंवाए मैंने वह सिक्का उठा लिया। हमारे क्लास प्रेसिडेंट वांग तांग ने मेंटल मैनिपुलेशन चुना। जब उसने मुझे सिक्का लेते देखा तो खुद को मेरी खिल्ली उड़ाने से रोक नहीं पाया। मार्क, तुम पैसे के पीछे बहुत पागल हो। ये दुनिया का अंत है। पैसे का अब क्या फायदा। मैं जवाब भी नहीं दे पाया था कि उसने क्लास की खूबसूरत लड़की लियू रुयान की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने प्यार प्राप्त करने नामक एक क्षमता चुनी। मैं किसी को भी मुझसे प्यार करा सकती हूँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी भी मेरे लिए भावनाएं रखेंगे। सच्चे प्यार की सुरक्षा में मेरा मरना नामुमकिन है। जब सभी ने अपनी अपनी चीजें उठा लीं तो सिस्टम ने फिर से घोषणा की, सभी को अपनी शक्तियों का अभ्यास करने और आने वाले समय के लिए तैयारी करने के लिए 1 साल दिया गया। डूम्सडे मोड आधिकारिक रूप से 1 साल बाद शुरू होगा। इस खेल में केवल एक ही विजेता हो सकता है। केवल आखिरी जीवित बचने वाला ही भव्य इनाम का हकदार होगा। उस नियम को सुनते ही सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। जो लोग गठबंधन बनाने की सोच रहे थे, अब वे एक दूसरे को सिर्फ शक की नजरों से देख रहे थे। इस सर्वाइवल गेम में दोस्त जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ हर कोई दुश्मन है। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वहां से निकल गई। तुरंत ही अपनी प्रलयकालीन सर्वाइवल योजना शुरू कर दी। मैंने कुछ देर तक वर्ल्ड मैप देखा और प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक अलग थलग द्वीप ढूंढ लिया जो न तो किसी भूकंप के फॉल्ट लाइन पर था, न ही किसी तूफानी पट्टी में। उस द्वीप पर प्राकृतिक समतल जमीन थी जो हवाई पट्टी बनाने के लिए एकदम उपयुक्त थी। चारों ओर से घिरे पहाड़ बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करते थे। मैंने $1 अरब खर्च किए और वह द्वीप सीधा खरीद लिया। मैंने उसका नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। मैंने सबको बताया कि मैं एक टूरिस्ट रिसोर्ट बना रही हूँ। एक साथ 10 विशाल क्रूज शिप्स खरीद लिए, एनपीसी के साथ निर्माण अनुबंध किए और सभी निर्माण वाहन व सामग्री द्वीप पर भेज दी। मैंने सभी एनपीसी अधिकारियों से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि फ्यूचर आइलैंड असल में कहाँ है। जैसे ही क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, मजदूरों ने एक साधारण हवाई पट्टी बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने 100 विमान किराए पर लिए और दुनिया भर से निर्माण मजदूरों को द्वीप पर लाया। मजदूर दिन रात मेहनत करते रहे। फ्यूचर आइलैंड का पता न चल सके, इसके लिए मैंने सिग्नल जैमर खरीदे और सभी मजदूरों के फोन जब्त कर लिए। द्वीप पर 10 अति मजबूत किले बनाए गए। सभी सामग्री उच्चतम स्तर की थी जो 12 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकती थी। किलों को बाहर से छुपाया गया था जिन्हें सैटेलाइट से देख पाना असंभव था। लेकिन यह सब तो बस एक दिखावा था। असल कयामत का किला तो जमीन के नीचे था। भूमिगत बंकर परमाणु बम और जैविक हमलों को भी सहन कर सकता था। अगर खुदाई करने वाले जॉम्बी भी आ जाए तो वे उन 5 मीटर मोटी स्टील की दीवारों को कभी नहीं तोड़ सकते। सतह पर बने किलों से भूमिगत हिस्से तक गुप्त सुरंगें थीं, लेकिन